हेलो। तो कैसे हो भाई आप लोग? हम्म। तो करते हैं आज का कहानी का आगाज़ फिजिक्स के 2024 के सवालों से, ठीक है, जो कि जैक पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं। इसके पहले हम 2 वीडियो आप लोग को डलवा चुके हैं, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जा कर के। और ये 2024 के फिजिक्स के सवाल हैं। चलो, अच्छा, ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट में डाल देंगे, ठीक है, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो उसका बताओ आप लोग फोकस लंबाई क्या होगा। तो जब भी हम लोग को वक्रता त्रिज्या दिया हुआ हो और फोकस लंबाई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये 22/2 हो जाएगा, मतलब कि वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, 22/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फोकस कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया 11 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बोल रही हूँ, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की गति, बहुत इजी सा सवाल है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होगा, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं है, पर सेकेंड। बताओ। तो इसका हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा कि एक उत्तल लेंस की फोकस एफ है और दृक केंद्र ओ है, ओ के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार होता है। बताओ। देखो, प्रतिबिंब का आकार मिरर का और एक लेंस का, प्रतिबिंब का आकार कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है तो कहाँ पे कैसा आकार होगा, ठीक है। ये सारा देख करके जाना, इसे सवाल एक तो पूछेगा ही यहाँ से सवाल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी दृक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा ही आकार जो होता है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु के बराबर नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, बिंदु समान नहीं होगा, बड़ा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलना भाई। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं। बताओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। आवर्धन, वस्तु की दूरी, पूर्ण अपवर्तनांक, या प्रतिबिंब की दूरी। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या। बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि निर्दिष्ट लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो लेंस है। बताओ। देखो, हम जानते हैं कि P = क्या होता है, 1/f, ठीक है। P = 1/f होता है। तो P हम लोग को दे रखा है +2 और F हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो P = 1/f होता है और P हम लोग को दे रखा और F पूछा है, तो F बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/2 होगा ना। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हम लोग का 0.5 होगा, +0.5। अच्छा, ये 1/2 देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा पॉइंट, और ये हम लोग का 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। और ये उत्तल लेंस हुआ क्योंकि ये प्लस में है, और माइनस में रहता तो हमारा अवतल लेंस होता, ठीक है।
और इसका एक है इम्पोर्टेंट कि जो हम लोगों का पी होता है, ठीक है, पी पावर का हम लोग नापते हैं किस में, डायोप्टर में। ये पूछा हुआ है सवाल प्रीवियस ईयर में, और 2026 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव भार ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताओ। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय या कोयला? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नाभिकीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, बताओ। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जल शक्ति संयंत्र या पवन ऊर्जा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, डैश में प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, क्यों? वायु की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, सौर की रोशनी की उपस्थिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वायु की अनुपस्थिति के कारण। वायु की अनुपस्थिति के कारण जो मृत जीव होता है वो प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अनुपस्थिति होगा वायु का, उपस्थिति नहीं करके आ जाना अगर ये सवाल आया तो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौर सेल डैश से बने होते हैं, बताओ। जर्मेनियम, सिलिकॉन, चांदी या एल्युमिनियम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिलिकॉन। सौर सेल जो होते हैं वो हमारे सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट, ज्वार ऊर्जा डैश से प्राप्त ऊर्जा का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा डैश से प्राप्त ऊर्जा का एक रूप है, बताओ। 10 का राइट ऑप्शन, ये वाला मेरे को कमेंट करना आप लोग, बता ही देती हूँ यार। इसका हो जाएगा बी, ज्वारीय तरंग के रूप में महासागर। नेक्स्ट है हमारा, फोकस लंबाई का समायोजन करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, निकट दृष्टि दोष, नेत्र की समायोजन या दूर दृष्टि दोष? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेत्र का समायोजन। नेत्र का समायोजन जो होता है वो फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों ही वस्तुओं को फोकस कर पाने की योग्यता को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को कमेंट करना आप लोग कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो चुंबक मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उत्तरी ध्रुव के निकट प्रतिच्छेद करती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, या फिर दक्षिणी ध्रुव के निकट प्रतिच्छेद करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को क्लास 10th का साइंस और मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा और आप लोग पॉलिटेक्निक के लिए एकदम रेडी हो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, पॉलिटेक्निक में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, रिवीजन करने के लिए आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना, जो कुछ नहीं पढ़े 10th में, तो थोड़ा तो मुश्किल है, उनको थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है।
13। धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वीक तार से जुड़े होते हैं। इन तारों का पृथक्करण करने का क्या कारण है, बताओ। उपकरण को अतिरिक्त विद्युत देना, अतिरिक्त विद्युत को रोकना, उपकरण को अतिरिक्त विद्युत देना, उपकरण को उच्च प्रतिरोध उपलब्ध कराना, विद्युत का रिसाव को रोकना। तो धात्विक निकाय को हम लोग बेसिकली इसका यूज हम लोग का होता है कि विद्युत का रिसाव को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय डैश से बने होते हैं। वृद्धि लोहा, पीतल, एल्युमिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए कि विद्युत चुंबक मृदु लोहा से बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन। ठीक है। 15। प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना डैश कहलाता है, बताओ। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकर्णन, विचलन, अपवर्तन, क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का जो रंगों में टूटना होता है वो हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को बोलते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो अगर उत्तल दर्पण होता है ना वो बहुत ही छोटा इमेज बनाता है, तो इस वजह से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कार्टेशियन चिन्ह परिपटी के अनुसार मुख्य धुरी के समांतर सभी धुरियां को डैश से मापा जाता है। इंग्लिश में त्रिज्या या मुख्य फोकस, बताओ भाई। तो भाई सिंपल सी बात है ना, इसका आंसर क्या होगा? ध्रुव हो जाएगा। किसी भी हम लोग कैसे नापते, ध्रुव से यहाँ से नापते हैं कि यहाँ से हमारा वक्रता त्रिज्या ये हो गया है ना, यहाँ से ध्रुव से हम लोग नापते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल बी से एक ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे के उपयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग का मिरर फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मिरर फार्मूला क्या होता है, दूरी पर स्थित है। मिरर फार्मूला, सॉरी ये दर्पण वाला सवाल है, तो हम लोग का दर्पण और मिरर फार्मूला ये दोनों ही याद रखना, क्योंकि ये दोनों से ही सवाल पूछा जा सकता है। इसमें हम लोगों का दर्पण से सवाल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f हम लोग का दिया है, f हम लोग का दिया है क्या 1.5। ठीक है, देखो ये वक्रता त्रिज्या है तो हम लोग को f निकालना है। ठीक है, फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1.5 आएगा। तो ये हमारा हो गया 1.5 1/1.5 f हमारा 1.5 = 1/u 1/v। तो v हम लोग को निकालना है और प्लस 1/u हम लोग का दिया हुआ है 5 मीटर, और क्योंकि हम लोग u यहाँ पे क्या लेंगे माइनस में, तो -1/5। समझ में आई बात? इतना हो गया। तो 1/v = हमारा क्या हो जाएगा 1/v = 1/1.5, और ये हमारा चला जाएगा उधर प्लस में तो 1/5। ठीक है, मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो ये हमारा दोनों का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे
दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 और यहाँ 10 + 3, ये हमारा कितना आ गया 1/v इक्वल्स टू 13/15। ठीक है, ये हमारा 1/v है, तो v इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 15/13, और इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा 1 पॉइंट, एक बार में कट गया 13, 2 बचा, 2 और फिर 0 0 लग गया, तो 1.15 मीटर। ये आप लोग कट करके देख लेना, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑटोमोबाइल के पिछले शीशे के लिए उपयुक्त एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ है, देखो जब भी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो वस्तु की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है। ठीक है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अगर बराबर है तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, तो आंसर सी इज राइट। 22, एक विद्युत परिपथ में एक युक्ति जिसे डैश कहते हैं, इस परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए अक्सर उपयुक्त होता है। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, धारा नियंत्रण। ठीक है, धारा नियंत्रण होगा इसका। रजिस्टेंस को हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, रजिस्टर का। धारा को नियंत्रण करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, धारा नियंत्रण का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाउट होगा तो कमेंट करना, और हाँ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। विद्युत बल्बों के तंतुओं के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। टंगस्टन, लोहा, एल्युमिनियम या एल्बोनाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन। बल्बों में जो होता है ना वो हम लोग का टंगस्टन यूज किया हुआ होता है। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन यूज़ करते हैं, याद रखना, ये घोर के पीने वाला चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, कि एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध या उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को नापने के लिए हम लोग विभवांतर का यूज़ करते हैं, और करंट विद्युत धारा को नापने के लिए एम्पियर, विभवांतर को नापने के लिए हमारा हो गया वोल्टमीटर, और प्रतिरोध को नापने के लिए, रेसिस्टेंस को नापने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 25, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त लेंस के प्रकार का नाम बताइए। बताओ, निकट दृष्टि दोष जब होता है तो कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं। देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, निकट वाले में कर देते हैं दूर दृष्टि दोष का, और दूर दृष्टि दोष वाले में कर देते हैं निकट दृष्टि दोष का। तो देखो इसका एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। निकट निकट ये 3 अक्षर का है, तो इसका हो जाएगा 4 अक्षर का लेंस। ठीक है, मतलब कि ठीक करने वाला हो जाएगा 4 अक्षर का, यानी अवतल लेंस। ठीक है, और दूर है 2 अक्षर का, तो इसका ठीक करने का, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने का के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा उत्तल। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। निकट हो गया 3 अक्षर का, तो इसका हो जाएगा 4 अक्षर का अवतल, और दूर हो गया मेरा 2 अक्षर का, तो इसका सही लेंस हो जाएगा 3 अक्षर का, जो कि हो जाएगा उत्तल। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग मिलते हैं इसका पार्ट 2 में।
तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई। ठीक है।